हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस सेशन। माई सेल्फ आयुष शर्मा। देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टेट का लेक्चर 2। कल आपको लेक्चर 1 में बताया गया था आवेशों के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां, इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर कैसे अपन स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, ये सारी बातें अपन ने देखी थी कल। आज अपन देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कि आवेश के गुणधर्म क्या क्या हैं, किन गुणधर्मों से प्रेरित होकर आवेश अपने प्रकृति को प्रभावित करता है। आई बात समझ में? कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो आवेशों द्वारा फॉलो किए जाते हैं, ये सब आज अपन देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस अपन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब आवेश क्वांटाइज को देखिए हिंदी में कहते हैं क्वांटीकृत। तो देखिए, आवेश क्वांटीकृत होता है। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ देखिए, चार्ज ऑन अ बॉडी मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये एक किताबी परिभाषा है जिसको पढ़ के आपको कभी भी फील नहीं आएगा कि क्वांटीकरण क्या है। तो मैं आपको मूल भावना से परिचित कराता हूँ क्वांटीकरण की क्या होती है। सपोज करिए आप एक शॉपकीपर के पास गए, आपने उसको कहा कि भैया हमें एक पैकेट इलेक्ट्रॉन का दे दो। शॉपकीपर ने आपको एक पैकेट इलेक्ट्रॉन का दे दिया। अगेन आप शॉपकीपर के पास गए, फिर आपने कहा भैया मुझे 2 पैकेट इलेक्ट्रॉन के चाहिए। उसने आपको 2 पैकेट इलेक्ट्रॉन के भी दे दिए। फिर आप उसके पास गए और आपने कहा भैया मुझे 2.5 पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो उस शॉपकीपर ने अब की बार आपको मना कर दिया कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो आप या तो 1 पैकेट लीजिए, या 2 पैकेट लीजिए, 3 पैकेट लीजिए, 4 पैकेट लीजिए, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लीजिए। आपको पॉइंट्स के फॉर्म में पैकेट्स नहीं मिलेंगे मार्केट में। आई बात समझ में? तो वाकई में इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में प्रसारित होता है। आई बात समझ में? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर 0.5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हों। यह तथ्य पूरी तरह गलत है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में यदि जाएगा तो पूर्ण गुणज के फॉर्म में ही जाएगा। अब ये पूर्ण गुणज क्या है? देखें, मान लिए यदि एक गोले से, जैसे मान लीजिए ये एक गोला है और ये दूसरा गोला है, इस गोले से इस गोले के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन गया तो हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, पर कभी भी ये नहीं हो सकता कि इसके अंदर से 1.4 इलेक्ट्रॉन इस वाले गोले के अंदर चल गए हों। आई बात समझ में? तो वाकई में यही क्वांटीकरण का सिद्धांत है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो पूर्ण गुणज या इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए, यहाँ से अपन क्वांटीकरण की परिभाषा से एक सूत्र निकाल सकते हैं। वो सूत्र है कौन सा? Q बराबर प्लस माइनस NE। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है, ये प्लस माइनस क्यों आया? तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लस का मतलब क्या है? यदि आप प्रोटॉन्स के रेफर में बात कर रहे हैं या प्रोटॉन्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि यदि एक गोले से दूसरे गोले में प्रोटॉन्स का स्थानांतरण हो रहा है तो वहां पर आपको प्लस साइन लेना है, और यदि एक गोले से दूसरे गोले में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा है तो आपको वहां पर नेगेटिव साइन लेना है। चलो ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये प्लस माइनस की बात तो समझ में आ गई, पर ये n क्या है? n समझ में नहीं आ रहा है सर। तो देखिए, n यहाँ पर क्या है? पूर्ण गुणज है, इंटीग्रल मल्टीपल है। इसका मतलब क्या? इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3 से लेके डैश डैश डैश। आप जो भी वैल्यू पुटअप करना चाहें वो कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा वो पूर्ण गुणज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि n की वैल्यू आपने रख दी 1.5, 1.2। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप मूल सिद्धांत से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण गुणज के फॉर्म में ही प्रवाहित होते हैं। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट लाइन अपन देखते हैं। Quarks have plus 2e/3 and minus e/3 but they do not exist independently। अब इसका क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। अब यहाँ पे तो दिख रहा है कि जो क्वार्क्स एक कण है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वैसे तो ये जो क्वार्क कण की अवधारणा है ये नवीन अवधारणा है।
अभी तक वर्तमान जेई सिलेबस, नीट सिलेबस में क्वार्क्स शब्द से परिचित नहीं हुए हैं हम, क्योंकि सिलेबस में ये नहीं है। पर फिर भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कुछ ऐसे नवीन कणों की खोज की जा चुकी है जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, जिनका आवेश इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है और वो पूर्ण गुणज के फॉर्म में नहीं है। और वो कण क्या कहलाते हैं? क्वार्क्स। तो देखिए, ये जो क्वार्क कण होते हैं, इनका जो परिमाण होता है, ये होता है जैसे 2e/3। तो देखिए, ये पूर्ण गुणज परिकल्पना की पालना नहीं करता। देखिए यहाँ पे -e/3, ये भी पूर्ण गुणज परिकल्पना की पालना नहीं करता। तो कुछ ऐसे भी कण हैं जो वाकई में पूर्ण गुणज परिकल्पना की पालना नहीं करते हैं, पर फिर भी वे संसार में विद्यमान हैं। तो अपन इस सिद्धांत को क्वांटीकरण का अपवाद मान सकते हैं। पर इसको अपवाद अभी तक क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वर्तमान पाठ्यक्रम में इस चीज को शामिल नहीं किया गया। ये मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट को आपको केवल और केवल अपने दिमाग में रखना है। यदि एग्जाम में ऐसा कुछ भी आता है तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अभी तक सिलेबस में ये चीज अपडेट नहीं हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 0.01 कूलम इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिए। जब अपन आगे फ्लो में होंगे तब मैं आपको इस पॉइंट को विस्तार से समझाऊंगा। आई बात समझ में? तो देखिए, अभी तक अपन ने आवेश की एक प्रॉपर्टी देखी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी भाई? क्वांटीकरण की। क्वांटीकरण आई होप सबके समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? क्या होता है क्वांटीकरण? देखिए, क्वांटीकरण कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पूर्ण गुणज के फॉर्म में होगा। Q बराबर Ne, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आगे तक चला जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अपन दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की। देखो, ये प्रॉपर्टी सब जानते हैं, बचपन से परिचित हैं इससे अपन। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, लाइक मतलब समान आवेश, रिपेल अनलाइक ऑपोजिट अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात अपन को बचपन से पता होती है, 8 9 10 से अपन मैग्नेट पढ़ के आते हैं। ये बात अपन सब जानते हैं कि समान आवेश जो होगा आपस में प्रतिकर्षण करेगा और विपरीत आवेश आपस में आकर्षित करेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या? दोनों प्रकृति में विपरीत हैं। तो देखिए ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और ये जो दोनों पेंडुलम टाइप स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपस में पास आने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण प्रकृति पाई जाती है। चलिए अब सेकंड डायग्राम अपन देखते हैं कि सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है। ये सेकंड डायग्राम देखिए, सेकंड डायग्राम के अंदर देखिए दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो देखिए लाइक चार्जेस रिपेल मतलब समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पेंडुलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपस में दूर जा रही हैं। आई बात समझ में? मतलब क्या कि इनका प्रतिकर्षण हो रहा है। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए अब देखिए थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो वापस समान प्रकृति के आवेश आ गए और समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण, जो कि यहाँ पर लिख भी रहा है लाइक चार्जेस रिपेल मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और देखिए ये जो पेंडुलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपस में दूर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो वैसे तो ये बात आपको पता थी, पर फिर भी ध्यान रखिएगा कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित। इस बात को समझाने के लिए एक थोड़ी सी मैं बात या डायग्राम आपको बता दूं। प्लस प्लस क्या करेंगे भाई? प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस प्लस आकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, और क्या बचा? प्लस माइनस आकर्षण। आई बात समझ में? देखो प्लस प्लस में क्या होगा? प्यार, माइनस प्लस में दुश्मनी, माइनस माइनस में दुश्मनी, प्लस माइनस में आकर्षण, प्यार होगा इनमें। आई बात समझ में? चलिए अब अपन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कि चार्ज इज कंजर्व मतलब आवेश संरक्षित रहता है। इस बात का क्या मतलब है? इन एनी रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब देखिए कि किसी भी
अभिक्रिया या रूपांतरण में कुल आवेश संरक्षित रहता है, और वाकई में यही आवेश संरक्षण का नियम भी है। केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट में पढ़ा जाता है कि निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, और यही नियम आवेश संरक्षण भी कहलाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, -2 कूलाम और 3 कूलाम आवेश प्रोडक्ट के फॉर्म में। जब इन आवेशों से रिएक्शन हुई या ट्रांसफॉर्मेशन होकर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के अंदर आपको जो आवेश बन रहे हैं उत्पाद के अंदर, देखिए 4 कूलाम प्लस -3 कूलाम। अब देखिए आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे आवेश कैसे संरक्षित हुआ, कैसे चार्ज कंजर्व हुआ। तो देखिए रिएक्टेंट के अंदर टोटल चार्ज कितना है, देखिए +3 कूलाम और -2 कूलाम, तो नेट कितना बचा, +1 कूलाम। कितना बचा भाई, प्लस का 1 कूलाम। ठीक है, यहाँ पे अपने को मिल रहा है प्लस का 1 कूलाम। अब यहाँ पे देखिए +4 कूलाम और -3 कूलाम, तो प्रोडक्ट में कितना बचा टोटल चार्ज, यहाँ पर भी +1 कूलाम। आई बात समझ में। तो देखिएगा चाहे किसी भी प्रकार की रिएक्शन या किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो, टोटल चार्ज तो हमेशा कंजर्व ही रहेगा। किसी भी व्यक्ति या किसी भी विक्रिया या किसी भी रूपांतरण को यह अधिकार नहीं है कि वो आवेश को संरक्षित होने से क्षति पहुंचाए या आवेश को क्षति कर दे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 कूलाम आवेश और 3 कूलाम आवेश मिलके 8 कूलाम आवेश बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जितना आवेश यूज होगा उतना का उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। देखो वैसे तो ये जो टॉपिक है रिलेटिविटी से संबंधित है, जो आइंस्टीन ने रिलेटिविटी दी थी उससे संबंधित टॉपिक है, पर चूंकि रिलेटिविटी अपने कोर्स में नहीं है, ये अलग बात है कि एच सी वर्मा बुक में दी हुई है रिलेटिविटी, पर वो केवल आपकी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए, उस टॉपिक को कभी पढ़ना नहीं है। जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी है एच सी वर्मा बुक में दी हुई है, पर आप उसको अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पढ़ सकते हैं, पर उसके क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से मूर्खता होगी, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है। पर किसी की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। तो देखिए रिलेटिविटी में क्या था, रिलेटिविटी में ये बताया जाता है कि जो द्रव्यमान होता है वो पदार्थ के वेग के साथ भी संबंधित होता है। बताया जाता है ना ये कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है वेग के साथ भी संबंधित होता है। आइंस्टीन ने यही तो दिया था, E = Δ mc²। रिलेटिविटी सिद्धांत पता है, चलो कोई बात नहीं, यदि आपको नहीं भी पता है तो इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो आइंस्टीन का सिद्धांत है उसमें आपको ये बताया गया है कि जो द्रव्यमान है वो वेग के साथ संबंध दिखाता है। पर ध्यान रखिएगा कई जगह पर यह माना जाता है कि जो द्रव्यमान है वो आवेश के ही तुल्य है, पर इस जगह पे इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर इस पॉइंट में आवेश और द्रव्यमान एक समान व्यवहार नहीं करते हैं। तो देखिए अनलाइक मास द चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी विद स्पीड। इसका मतलब है कि द्रव्यमान की भांति आवेश वेग या चाल पर निर्भर नहीं करता। अरे ऐसा होता है क्या भाई कि आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो तो 2 कूलाम आवेश 20 कूलाम आवेश में परिवर्तित हो गया वेग के कारण, ऐसा थोड़ी होता है कभी भी। आवेश हमेशा फिक्स रहता है, पर द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। कैसे करता है, देखो यदि आप किसी वस्तु का वेग बहुत ज्यादा कर दोगे ना तो छोटा सा द्रव्यमान भी आपको बहुत भारी फील होगा। अब ये बात कैसी है, रिलेटिविटी कांस्टेंट जब आपको 5th चैप्टर NLM पढ़ाया जाएगा, जब मैं डिटेल से बताऊंगा। आई बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा ये रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस जो है, आपेक्षिकता अनिवार्यता, इसको नहीं माननी है। आई बात समझ में। यहाँ पे जो आवेश है द्रव्यमान से पूर्णतः भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये मैंने आपको कल बता दी थी, द टोटल चार्ज इन आइसोलेट सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग चार्जेस एल्जेब्रिकली। मतलब किसी भी विलगित निकाय में आवेशों का कुल योग बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। क्यों? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसको डायरेक्ट अपन ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। एक छोटा सा पॉइंट एग्जांपल देखिए, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस -2 कूलाम प्लस 4 कूलाम एंड -3 कूलाम विल हैव टोटल। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी पॉइंट है, मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अब आ गया तो करते हैं। देखिए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, एक 3 आवेशों का एक निकाय है, -2 कूलाम प्लस 4 कूलाम और -3 कूलाम। अब जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, इन तीनों को यदि टोटल ऐड किया जाएगा तो टोटल कितना आवेश बचेगा भाई? देखो -2 और -3 कूलाम मिलके कितने बने? ये -5 कूलाम और प्लस 4 कूलाम अपने पास है ही, तो नेट आवेश कितना बच जाएगा?
माइनस ऑफ 1 कूलम। आई बात समझ में? तो ये कोई डिस्कशन वाली बात थी नहीं, पर कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। वैसे देखिए हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जिनको आता है वो ऐसा ना सोचें कि सर ये हमारा लेवल ऐसा थोड़ी है कि आपने ये क्वेश्चन दिए, और जिनको नहीं आता वो भी ऐसा ना सोचें कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो जिनको नहीं आता वो सीख गए, अच्छी बात है, और जिनको आता था उनका रिवीजन हो गया। चलिए देखिए अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी चार्ज की। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, क्योंकि देखिए चार्जिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिघटना सिद्ध हो रही है। बिना चार्जिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और चार्जिंग कैसे होती है? वाकई में चार्जिंग है क्या? आवेशों का स्थानांतरण ही तो है। एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर कर देना या किसी निकाय को दे देना, यही तो वाकई में चार्जिंग कहलाती है। तो चार्जिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब अपन आज देखने वाले हैं। तो देखिए चार्जिंग का फर्स्ट टाइप, चार्जिंग देखो 2-3 टाइप की होगी। अपन सबसे पहला फर्स्ट टाइप देखते हैं चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा कैसे चार्ज कर सकते हैं? देखो मैं जो पॉइंट्स लेकर आया हूं ना आपके लिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। इसका एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फालतू बात कुछ भी नहीं है, केवल आप एक एक पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे ना तो भी सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखना है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रिक्वायर्स रबिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, मतलब कि यदि आपको किसी भी वस्तु को घर्षण के द्वारा आवेशित करना है तो इसके लिए सबसे पहले एक बंदिश या एक रिक्वायरमेंट है यार। और वो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको उन वस्तुओं को रब करना पड़ेगा। रब करना मतलब आपको उन वस्तुओं को आपस में रगड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? जब भी वो वस्तुएं आपस में आकर्षित हो पाएगी। तो देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए अपने को एक प्रतिबंध मिल गया। कौन सा प्रतिबंध? कि आपको वस्तुओं को आवेशित करने के लिए आपस में रब करना पड़ेगा। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन बोथ साइड रिमेन्स सेम। ये वाकई में वही आवेश संरक्षण का नियम है कि रगड़ने के पश्चात कुल आवेश सेम होगा और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश सेम होगा। आई बात समझ में? मतलब रगड़ने से पूर्व और रगड़ने के बाद कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। ये आवेश संरक्षण का नियम है जो कि हमेशा फॉलो होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं यार कि ये हो रहा क्या है, कैसे ऐसा होता है। तो देखिए सिल्क और ग्लास रोड लिया अपन ने। सिल्क क्या होता है? एक कपड़ा है प्रकार का रेशे का। तो अपन ने सिल्क का एक कपड़ा लिया और उस पे ग्लास रोड रगड़ना अपन ने शुरू कर दिया। ठीक है, कल्पना करें आंखें बंद करके कि अपने पास एक ग्लास की छड़ है और एक कपड़ा है सिल्क का। जब मैं उस ग्लास की छड़ को, कांच की छड़ को उस कपड़े से रगड़ना शुरू करता हूँ तो ध्यान रखिए जो सिल्क का कपड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेचर दिखाता है। मतलब वो क्या करता है, आपस अपने आप को इलेक्ट्रॉनों का हितैषी मानता है। तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के कारण कांच की छड़ में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने आप को आकर्षित करने की कोशिश करेगा। मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो इससे होगा क्या, देखिए ये मान लीजिए कि एक कांच की छड़ ले रहे हैं अपन। ये अपने पास एक कांच की छड़ है और इसको मैं इस कपड़े के पास लेकर आ रहा हूँ। ये मान लीजिए कपड़ा है, ठीक। ये कपड़ा क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है यार, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ले रहा है। तो होगा क्या, मैंने आपको कल बताया था कि कोई वस्तु ऋणावेशित या धनावेशित कब होती है। तो ध्यान रखिएगा किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। और किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी तो वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो होगा क्या, ये जो कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, सिल्क में गए। तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण ये कैसी हो जाएगी, धनावेशित। और ये जो सिल्क का कपड़ा है इस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने के कारण क्या होगा, ये वस्तु नेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। सॉरी नेट वस्तु कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने के कारण नेगेटिव। आ रही है बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा जब भी ग्लास रॉड को और सिल्क को रगड़ा जाता है आपस में तो ग्लास की छड़ तो पॉजिटिव हो जाती है और जो सिल्क का कपड़ा है वो नेगेटिव हो जाता है। सेम एग्जांपल देख सकते हैं अपन एबोनाइट रोड में और फर में। एबोनाइट रोड कुछ नहीं होती है, देखो वल्कनाइज रबर होता है एबोनाइट। इसको भी जब आप रगड़ेंगे तो यहाँ पे एबोनाइट रोड तो हो जाती है नेगेटिव। और ये जो फर होता है, फर एनिमल किसी भी जानवर का फर ले सकते हैं अपन, और जो फर है वो हो जाता है कैसे, पॉजिटिव। और ये वाला नेगेटिव। देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है,
वैसे तो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो अपने को डिस्कस करना है, इसको देखो जरूरी है। आई बात समझ में? तो देखो अपन ने चार्जिंग का एक मेथड देख लिया। कौन सा मेथड? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में दो प्रतिबंध मिले। कौन सा प्रतिबंध था? एक तो किसी भी वस्तु को फ्रिक्शन द्वारा आवेशित यदि करेंगे तो उन वस्तुओं को आपस में रगड़ना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। आई बात समझ में? और दूसरा प्रतिबंध अपन ने क्या देखा कि कुल आवेश संरक्षित होना चाहिए। देखो ये बात आपके समझ में ना आई हो तो देख लो, ये अपन ने लिए कांच की छड़, इसको अपन एक सिल्क के कपड़े के पास लेके गए। अब ये सिल्क का कपड़ा क्या करता है? कौन सी नेचर का होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी। मतलब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करेगा। तो देखो ये कांच की छड़ में से ले रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन ले रहा है यार, ये बहुत सारे। तो उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो हुआ क्या? इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इस पे कांच की छड़ पे। तो ये छड़ कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। और ये इलेक्ट्रॉन जिसपे बहुत सारी अधिकता है तो ये कैसी हो गई? नेट ऋणावेशित। आ रही है बात समझ में? तो देखो इस प्रकार देखो, पहले जब आवेशन नहीं था, जब कांच की छड़ भी न्यूट्रल थी और सिल्क का कपड़ा भी न्यूट्रल था, पर अपन ने जैसे ही दोनों को रब करा तो कांच की छड़ अब पॉजिटिव हो चुकी है और कपड़ा नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि रगड़ने से अपन ने दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न कर दिए। ये वस्तु कैसी कर दी? नेगेटिव। और ये वस्तु कैसी कर दी? पॉजिटिव। करी कि नहीं करी? ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ संभव फ्रिक्शन द्वारा, जब अपन ने दोनों को आपस में रब करा। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब चालन द्वारा कैसे अपन आवेशन कर सकते हैं। अब देखो कंडक्शन के द्वारा चार्ज करने के लिए अपने पास 3 प्रतिबंध है यार। मतलब 3 शर्तें फॉलो करेंगे जब भी अपन ये वाली चीज कर सकते हैं। अब कौन कौन से प्रतिबंध है देखिए। रिक्वायर ओनली कॉन्टेक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एंड नो रबिंग। कंडक्शन की एक शर्त यह है कि यहाँ पे आपको रबिंग नहीं करनी है, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ना नहीं है। आपको यहाँ क्या करना है? 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाना है। बस केवल आप संपर्क में ले आइए तो आवेशन प्रक्रिया संभव हो जाएगी। नेक्स्ट प्रतिबंध देखिए, द कंडक्टर्स विल बी चार्ज विद द सेम साइन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप दोनों चालकों को लाएंगे आपस में टच करने के लिए तो उन दोनों का आवेश समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2 वस्तुएं ला रहे हैं, जैसे आपने एक गोला लिया और एक गोला ये लिया, एक गोले पे आवेश है पॉजिटिव और दूसरे गोले पे आवेश है नेगेटिव। तो इस स्थिति में आप कंडक्शन विधि द्वारा चार्जिंग नहीं कर पाएंगे। कंडक्शन से चार्जिंग करनी है तो आपको दोनों गोलों पे कौन सा आवेश चाहिए? पॉजिटिव आवेश। तो ध्यान रखिएगा, कंडक्शन से चालन के लिए दोनों गोलों पर या किसी भी 2 वस्तुओं पर आवेश समान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। होगा क्या? आफ्टर चार्जिंग, मतलब जब आप 2 वस्तुओं को कंडक्शन से चार्ज कर देंगे उसके बाद दोनों वस्तुओं पे समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है यार, एबोनाइट रॉड जो कि एक वल्कनाइज रबर है, ठोस रबर। वल्कनाइज रबर क्या होता है आप केमिस्ट्री में देखेंगे जब आप पॉलीमर पढ़ेंगे। अभी केवल इतना सा ध्यान रखिए कि एक रबर का प्रकार होता है एबोनाइट रबर। तो देखो जब आप एबोनाइट रबर को मेटल के पास लेके जाते हैं, अब देखो यहाँ पे डायग्राम ए देखिए बिफोर, यहाँ पे होगा क्या? आप रबर की छड़ को एक चालक स्फेयर के पास, कंडक्टर स्फेयर के पास लेके गए, ठीक। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली 2 चीजें, एक तो यहाँ पे अपन रब नहीं कर रहे हैं, केवल टच करा, तो अपना पहला प्रतिबंध पूरा हुआ। दूसरा प्रतिबंध ये देखो, यहाँ पर दोनों के समान आवेश है, यहाँ पे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद अपन ने क्या करा? टच कर दिया। टच करने के बाद क्या करना था? दूसरी वस्तु को, सॉरी जो अपन ने एबोनाइट लिया था इसको थोड़ा सा दूर ले आओ। बस हुआ क्या? अपन ने इसमें आवेश तो स्थानांतरित कर दिए। अब तो केवल कुछ नहीं है, देखो जैसे ही अपन ने इस एबोनाइट छड़ को दूर लेकर के आया, यहाँ पे मैं दूर लेकर के आया हूँ तो, और यहाँ पे ये गोला भी दूर हो गया, तो देखो गोले में आप एक प्रभाव परिवर्तन देख पा रहे होंगे कि गोले के अंदर भी आवेश पूरे गोले के अंदर वितरित हो चुका है। पूरे गोले में आवेश फैल गया है। फैला कि नहीं फैला? देखो पूरे गोले के अंदर आवेश ही आवेश हो गया। और इस वस्तु के अंदर भी जहां सघन आवेश था, अब वो विरल आवेश पूरी वस्तु में फैल चुका है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हुआ क्या? अपन को समझना क्या है इससे? समझना यह है कि कुछ देर पहले जब तक ये वस्तु आवेशित नहीं थी पूरी तरह, तो देखो ये जो माइनस नेगेटिव चार्जेस थे केवल एक ही जगह पे वितरित थे, पूरे गोले में वितरित नहीं थे। पर जैसे ही मैंने इसको रबड़ के पास में लेकर आया तो हुआ क्या?
पूरा आवेश पूरे गोले में वितरित हुआ और इसमें भी पूरा जहाँ पे सघन आवेश था भी विरल आवेश हो चुका है, मतलब कुछ आवेश ट्रांसफर हो गया है गोले में। आई बात समझ में? तो इससे क्या हुआ, जहाँ पे ये जो गोला था फर्स्ट स्थिति में पूर्ण आवेशित नहीं था, पर इस स्थिति में ये पूर्ण आवेशित हो गया, मतलब अपनी चार्जिंग विधि पूरी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट विधि अपन देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, मतलब चार्जिंग की सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी विधि इसको मानी जा सकती है। इसमें अपन क्या करते हैं, देखो, प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी कैन बी यूज टू क्रिएट अदर चार्ज बॉडीज विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ऑन चार्ज। इसमें अपन क्या करते हैं, देखो, जैसे इसका एक प्रतिबंध है। इसका प्रतिबंध ये है कि जब भी आप इंडक्शन द्वारा किसी वस्तु को चार्ज करेंगे, इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रेरण, जब भी किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित किया जाएगा तो आपको उसमें टच नहीं करना है, विदाउट टचिंग देम। दो वस्तुओं को कभी भी टच नहीं करना होता है। आ रही है बात समझ में? और इस वाली प्रक्रिया में कोई भी वस्तु अपना आवेश लॉस नहीं करती, जिस वस्तु पर जितना आवेश था उतना ही नेट आवेश रहता है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, इंडक्शन दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। कैसे अपन देखते हैं, कई बार अपन क्या करते हैं, कई व्यक्तियों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो जयपुर रह के अपनी कोचिंग कर रहा है, पर उसके साथ उसके रूम में उसका दोस्त भी रहता है। अब एक स्टूडेंट है पढ़ने वाला और एक स्टूडेंट है ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट, उसका पढ़ने में कोई भी रुचि नहीं है। अब संडे के दिन क्या हुआ, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला था उसने अपना पूरा प्लान बना लिया कि मैं इस संडे के दिन अपना पूरा रिवीजन कर लूंगा और टाइम बचेगा तो मैं इस दिन के क्वेश्चंस भी कर लूंगा। पर जो दूसरा व्यक्ति था जिसकी पढ़ने में कोई भी रुचि नहीं थी, उसने क्या कहा, अरे यार मैं तो है ना पिक्चर देखने जा रहा हूँ, क्या तू चल रहा है मेरे साथ? तो कुछ देर के लिए तो उस स्टूडेंट ने सोचा, जो पढ़ने वाला था, नहीं यार मैं तो पढ़ूंगा। पर हुआ क्या, 5-10 मिनट बाद उसके मन में ये विचार आया कि यार मैं पढ़ तो कल भी सकता हूँ, पिक्चर थोड़ी देख पाऊंगा कल। तो उसने क्या करा, उस नहीं पढ़ने वाले बच्चे के प्रभाव में आकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी पढ़ाई त्याग दी और वो भी पिक्चर देखने चला गया। तो वो क्या हुआ, जो पढ़ने वाला बच्चा था वो नहीं पढ़ने वाले बच्चे से इन्फ्लुएंस हुआ, उससे प्रेरित हुआ और उससे प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ के चला गया। आई बात समझ में? तो देखिए, इन्फ्लुएंस और इंडक्शन दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये वस्तुओं में ही है, अपन भी कई बार कई व्यक्तियों से प्रभावित होकर उनकी हरकतों को कॉपी करने लग जाते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे चलिए खैर अलग बात है क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं, बाय इंडक्शन द चार्ज डेवलप्ड विल ऑलवेज बी अपोजिट टू चार्ज ऑन स्टिमुलेटिंग बॉडी। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रतिबंध है कि जब भी अपन आवेशन द्वारा प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने का प्रयास करेंगे तो जिस भी बॉडी में आवेश प्रेरित होंगे वो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। हो सकता है ये बात समझ में ना आ रही हो, पर इसको मैं समझाता हूँ एक डायग्राम द्वारा। देखो, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखो, ये डायग्राम है, यहाँ पर दो आपको गोले दिख रहे हैं, गोला ए, स्फेयर ए और एंड स्फेयर बी। दोनों गोले स्थिरावस्था में हैं। इस स्थिति में इस पर भी कोई आवेश नहीं और इस पर भी कोई आवेश नहीं, दोनों गोले उदासीन हैं। ठीक है, हुआ क्या, यहां से एक छड़ आई या कुछ भी एक इंजेक्शन टाइप संरचना आई जो इन गोलों के पास आ रही है, और इस इंजेक्शन टाइप संरचना में पॉजिटिव आवेश है। यार कौन सा आवेश है ये? धनात्मक आवेश है। अब ये धनात्मक आवेश क्या कर रहा है, देखो, ये धनात्मक आवेश इसके पास आया। अब ये धनात्मक आवेश जैसे ही इस गोले ए के पास आ रहा है तो इस गोले ए के जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खबर मिलती है कि अरे अरे सुनो, बाहर तो धनावेश आ रहा है। और आप जानते ही हैं कि धनावेश और ऋणावेश में तो आकर्षण होता है, तो जितने भी ऋणावेश हैं सब इस धनावेश की ओर एकत्र हो जाते हैं। और आपको डायग्राम में भी ये बात दिख रही होगी, देखो, ए गोले के इस तरफ सारे ऋणावेश एकत्र हो चुके हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, यदि गोले ए के इधर की ओर धनावेश हैं तो इस वाले विपरीत सिरे में कौन सा आवेश आ जाएगा भाई? कौन सा? देखो, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव आवेश, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहाँ पॉजिटिव आया तो बी गोले के आरंभ में आ जाएगा कौन सा? नेगेटिव आवेश। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और बी गोले के आरंभ में यदि नेगेटिव आवेश है तो इसको प्रति संतुलित करने के लिए अंत में यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आवेश आएगा कि नहीं आएगा? देखो, ये नॉर्मल फिनोमेना है, एक बार मैं और समझाता हूँ, शुरू से देखिएगा। सबसे पहले ए और बी गोले थे उदासीन, इनमें कोई भी आवेश प्रेरित नहीं हो रहा था। पर
अब यहाँ से वो गंदा वाला बच्चा जो पिक्चर देखने का इच्छुक है, जो पढ़ने से बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं है, वो आया इन दोनों गोलों के पास कि यार तुम पढ़ते लिखते रहते हो, आज रुको मैं तुम्हारी पढ़ाई खराब करता हूँ। ठीक, ये इनके पास आने का प्रयास कर रहा है। अब जैसे ही इनके पास आया, धनावेश आते ही गोले ए के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कोने में एकत्र हो गए, इस जगह पे हो गए। अब जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कोने में एकत्र हुए तो बेचारे प्रोटोनों की मजबूरी हो गई यार कि यार हमें भी एक कोने में एकत्र होना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या है, अपना ग्रुप बना लिया, तो प्रोटॉन्स को मजबूर होना पड़ा अपना ग्रुप बनाने के लिए। तो प्रोटॉन भी बेचारे मजबूर हो गए, प्रोटॉनों ने यहाँ पे अपना ग्रुप बना लिया। अब जैसे ही प्रोटॉनों ने ग्रुप बनाया तो गोले बी के इधर वाले इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि यार इधर धनावेश आया हुआ है तो चलो हम तो इधर चलते हैं। आई बात समझ में। अब जैसे ही गोले बी का ये वाला हिस्सा ऋणावेश से प्रेरित हुआ तो गोले बी का ये वाला हिस्सा सोचता है कि यार इलेक्ट्रॉन्स ने तो अपना ग्रुप बना लिया, तो प्रोटोनों हम भी अपना ग्रुप बनाएं। तो प्रोटॉन क्या करते हैं, इधर की तरफ आके एकत्र हो जाते हैं, तो प्रोटॉन्स भी अपना ग्रुप बना लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, देखो इस स्थितियों में, स्थिति ए में और स्थिति बी में दोनों गोले पास पास रखे हुए थे। अपन ने अब क्या करा, गोले ए और बी को थोड़ा डिस्टेंस पे कर दिया। करा कि नहीं करा, थोड़ा डिस्टेंस पे करा। और ये जो बुरा बच्चा था जो पढ़ने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, अब इसको कहा कि भैया अब आप घर जाइए, अब आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप जो काम करने आए थे वो काम आपने कर दिया है। अब देखिए स्थिति डी, देखिए स्थिति डी में क्या हुआ, जो आवेश था अब ये धीरे धीरे पूरा जो ऋणावेश है, अब वो आदमी तो चला गया। अब उसके जाने के बाद क्या होता है, कोई भी बुरा व्यक्ति चला तो जाता है पर उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके अंदर भर जाता है कि नहीं भर जाता है। तो जैसे ही वो आदमी तो चला गया पर उसके अंदर का जो ऋणावेश था वो गोले ए के अंदर रह गया और उसके अंदर का जो धनावेश था वो गोले बी के अंदर रह गया। और हुआ क्या, थोड़ी देर बाद जो ऋणावेश था पूरे गोले में फैल गया और थोड़ी देर बाद हुआ क्या, जो गोले बी में धनावेश था वो पूरे गोले बी में फैल गया है। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये तो हमारे समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या बता रहे हैं आप। तो देखो स्थिति ए में दोनों गोलों पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं था, पर स्थिति ई में देखो अब गोला ए ऋणावेशित हो चुका है और गोला बी धनावेशित हो चुका है। इन्होंने अपनी मूल प्रकृति त्याग दी है, अब ये आवेशित हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम से आप दैनिक जीवन में भी एक सीख ले सकते हैं कि नेगेटिव थॉट वाले व्यक्तियों को अपने से दूर रखिए। आई बात समझ में, क्योंकि देखो ये व्यक्ति तो चला गया यहाँ से, डायग्राम बी और सी में आया और पूरा का पूरा खेल बिगाड़ के चला गया। पर स्थिति क्या हुई, बेचारे जो गोले ए और बी थे इनको आवेशित होना पड़ा। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, यही चार्जिंग की मेथड से अपन ने देखो चार्जिंग के 3 मेथड देखे। पहला मेथड देखा था कैसे, घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। दूसरा मेथड देखा था कैसे, कंडक्शन के द्वारा, चालन विधि द्वारा। थर्ड मेथड देख लिया कैसे, प्रेरण के द्वारा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में दे डालिए कि सर इतने मिनट इतने सेकंड पे हमारा ये डाउट है, प्लीज बताइए। अब अपन कल देखेंगे कूलम्स लॉ लेक्चर 3। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।